जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए थर्ड सेमेस्टर जियोग्राफी का चैप्टर 12 देखेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है प्राकृतिक आपदा के विषय में। आखिर ये प्राकृतिक आपदा किस प्रकार से आती है, किन कारणों से आती है, प्राकृतिक आपदा होती क्या है, इनसे बचाव के क्या क्या नियम, क्या क्या एक प्रकार से सरकार द्वारा लागू किए गए हैं, इन सभी बातों को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अगर आपने इसके पहले के 11 चैप्टर जो कराए गए हैं वो नहीं देखे हो तो आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिए। वहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी बीए थर्ड सेमेस्टर जियोग्राफी क्लासेस के नाम से, जहाँ पर आपको सभी क्लासेस साथ ही साथ फर्स्ट वीडियो आपको सिलेबस भी मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और इन सभी जो लेक्चर्स हैं इनका आप टेलीग्राम पर हमारे पीडीएफ नोट्स भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आप रिवीजन कर पाएंगे अच्छे से, या फिर अपना हैंड रिटन नोट्स भी बना पाएंगे। इसलिए टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें। वहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कुछ नोटिफिकेशंस जो आती हैं वह भी आपको दिए जाते हैं। टेलीग्राम चैनल आपके लिए इसलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं प्राकृतिक आपदा के विषय में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए और अपने यूनिवर्सिटी का नाम कमेंट में अवश्य बताइए। तो चलिए देखते हैं प्राकृतिक आपदा से क्या तात्पर्य है। वे सभी घटनाएं जो प्राकृतिक रूप से घटित होकर व्यापक क्षेत्र में विनाश करती हैं प्राकृतिक आपदाएं कहलाती हैं। अर्थात जो प्राकृतिक रूप से घटित होती हैं, किसी मानवीय द्वारा नहीं किया जाता है, प्राकृतिक रूप से जो घटित होती हैं जो भी घटनाएं और व्यापक क्षेत्र में अर्थात एक विशाल क्षेत्र में विनाश करती हैं, वो क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक आपदाएं कहलाती हैं। इनके लिए अंग्रेजी भाषा में नेचुरल हैजार्ड, कैलामिटी या डिजास्टर जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। हिंदी भाषा में इन्हें क्या क्या कहा जाता है? दैवी प्रकोप, विपत्ति, विपदा, आपदा या चरम घटना आदि समानार्थी शब्दों से संबोधित किया जाता है। इनमें जैव तबाह हो जाता है। दैवी विपत्तियां या प्राकृतिक आपदाएं क्षण मात्र में पृथ्वी पर बहुत अधिक विनाश कर देती हैं। अर्थात जो दैवी विपत्तियां अर्थात प्राकृतिक आपदा जो आती है वह क्षण भर में अर्थात कुछ ही समयों में पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा विनाश कर देती है। जैसे कि क्या क्या आता है उसमें? इनमें प्रतिकूल प्रभाव से मानव और वन्य जीव तबाह हो जाते हैं। सूखा, बाढ़, प्रचंड तूफान, इसमें कौन कौन से हैं? टाइफून, हरिकेन, टोर्नेडो, ये सभी तूफान हैं। भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, वनाग्नि, भूक्षरण, मरुस्थलीकरण, महामारियां तथा जैववायु व्यतिक्रम आदि ऐसी विपदाएं हैं। अब आप समझिए क्षण भर में जो है आपका बहुत ही अधिक विनाश कर देती हैं। मान लीजिए भूकंप आपके क्षेत्र में आता है, क्या वह समय लेता है? वह थोड़े ही देर में, अगर भूकंप अधिक तेज है तो आपके घरों को, आपके एक प्रकार से गांव के गांव को वह तबाह कर देगा। इसी को प्राकृतिक आपदा कहते हैं, जो एक बहुत ही कम समय में प्राकृतिक रूप से आती है और बहुत अधिक मात्रा में विनाश करके जाती है। इसमें जो है मानव और वन्य जीव दोनों तबाह होते हैं। दैवीय आपदाओं से धन जन की अपूरणीय क्षति होती है। अतः प्राकृतिक प्रकोपों को पर्यावरणीय प्रकोप भी कहा जा सकता है। पर्यावरण प्रकोप वह प्राकृतिक या मानव जनित घटना है जो प्राकृतिक पर्यावरण के जैविक व अजैविक घटकों की सहन शक्ति को तोड़कर अपना प्रभाव डालती है। अर्थात उसकी जितनी सहन शक्ति है उससे ज़्यादा जब उसके ऊपर दबाव डाला जाता है या कुछ कार्य किया जाता है तो वह ऊपर आता है, वो घटना घटती है। उसके द्वारा उत्पन्न परिवर्तनों के साथ समायोजन कठिन हो जाता है। इस प्रलय से भारी तबाही पैदा कर दी जाती है और जन धन की अपूरणीय क्षति की हो जाती है। अब जैसे कि कोई किसी का घर गिर गया, पूरा जमीन धंस गई, अब उसको कैसे क्षति को पूरा किया जा सकता है आगे देखेंगे हम। प्राकृतिक आपदाएं जो है मानव के नशे व घमंड को क्षण भर में चूर कर देती हैं। सारे वैज्ञानिक और प्राविधिक विकास के बावजूद मानव इनके सामने बौना साबित हो जाता है। जब प्राकृतिक आपदा आती है, बड़े से बड़ा वैज्ञानिक, बड़े से बड़ा अमीर व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता है, वह बस ज्यों का त्यों देखता रह जाता है और क्षण भर में जो प्राकृतिक आपदा है वह बहुत अधिक विनाश करके चली जाती है। इन प्राकृतिक प्रकोपों का सीधा संबंध पर्यावरण से है। इन प्रकोपों का सिलसिला जो है अनादिकाल से चला आ रहा है, अतः यह पर्यावरण के घटनाक्रम के रूप में प्रकट होते हैं। आधुनिक काल में उनकी उत्पत्ति जो है संबंधी मान्यताओं में पर्याप्त मतभेद है।
मानव सहित अन्य जीवों पर भी प्राकृतिक प्रकोपों का प्रभाव पड़ता है। मानव संख्या और समृद्धि में अधिक वृद्धि के कारण इनका प्रभाव अधिक हानिकारक महसूस होने लगा है। पहले प्राकृतिक विपदाओं से कम धन जन हानि होती थी, क्योंकि एक तो मानव की संख्या कम थी और उसके पास पहले इतने वह भौतिक आर्थिक संसाधन भी नहीं है। अभी के समय में जितना लोगों के पास संसाधन है, जितने लोगों के पास आर्थिक चीज़ें हैं, जितनी महंगी महंगी चीज़ें हैं, वह पहले के लोगों के पास नहीं थी। इसलिए पहले जो विपदा आती थी प्राकृतिक, वह इतना ज़्यादा धन जन हानि नहीं कर पाती थी, परंतु आज के समय में बहुत ही अधिक मात्रा में धन जन हानि करके वह चली जाती है। आगे हम देखेंगे यूनाइटेड नेशन डिजास्टर रिलीफ कोऑर्डिनेटर की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में घटित होने वाले प्राकृतिक प्रकोपों का 90% जो है तीसरी दुनिया के देशों में देखने को मिलता है, अर्थात प्रति तीसरे देश में जो है वो प्राकृतिक घटना घट रही है। प्राकृतिक प्रकोप जो है राजनीतिक सीमाओं से परे होते हैं, वे किसी समय कहीं पर भी घटित हो सकते हैं, अर्थात वो भारत पाकिस्तान को नहीं देखेंगे कि ये बॉर्डर है, इसके बाहर पाकिस्तान है, उधर मैं प्रकोप लाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है, वो भारत पाकिस्तान दोनों में एक साथ ला सकता है, भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर ही वो आ सकता है, अर्थात वह राजनीतिक सीमाओं से परे है, वह कहीं भी किसी भी समय पर घटित हो सकता है। हांसी ज्यूम के अनुसार विकासशील देश जो है दैवीय प्रकोपों से प्रायः पीड़ित रहते हैं। वस्तुतः वे प्रकोपों के साथ रहते हैं। प्राकृतिक विपदाओं से विकासशील देशों में इतनी अधिक आर्थिक क्षति होती है कि विकास परियोजनाओं के अनुकूल परिणाम भी परिलक्षित नहीं हो पाते हैं, बल्कि ये मटिया मेट हो जाते हैं। इस शताब्दी के छठे दशक से 90 दशक तक की अवधि में सर्वाधिक तबाही एवं विनाश भूकंपों द्वारा हुआ है। महत्वपूर्ण प्राकृतिक विपदाओं की संक्षिप्त जानकारी हम देखेंगे। इसमें से पहला हम देखेंगे बाढ़ या तबाही के विषय में। बाढ़ से कैसे तबाही हो जाती है। सैलाब या बाढ़ एक ऐसी प्राकृतिक घटना है जो अतिवृष्टि द्वारा उत्पन्न होती है। अतिवृष्टि के द्वारा नदियों में इतना जल पहुंच जाता है, उनके पेटे जो हैं वह भर जाते हैं और अधिक पानी होने पर जल उनके किनारों से उफन कर विस्तृत भाग पर फैल जाता है, अर्थात जो नदी जा रही है वह भर जाती है और इतना ज़्यादा मात्रा में पानी हो जाता है, आसपास के क्षेत्र जो हैं वहाँ पर पानी फैल जाता है और वहाँ की चीज़ें जो हैं डूब जाती हैं। इससे खेत, मकान, सड़क, जंगल आदि सभी जो है वह डूब जाते हैं। नदी के सामान्य जल स्तर में वृद्धि होने के समीपवर्ती भूमि जो है जलमग्न हो जाती है। इससे धन जन की व्यापक हानि होती है। भारत में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कोसी, गोमती, घाघरा आदि नदियों के प्रवाह क्षेत्र में बाढ़ें आना सामान्य घटना है। इन क्षेत्रों में लगभग प्रतिवर्ष ही बाढ़ें आती हैं। बाढ़ आपदा की लगभग जो है 60% हानि केवल गंगा जल प्रवाह क्षेत्र में मिलती है, जैसे कि बिहार, पश्चिमी बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा असम में बाढ़ें आना जाना कोई नई बात नहीं है, अर्थात इसमें यहाँ पर आती जाती रहती हैं। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान व पंजाब में भी बाढ़ें आती हैं, परंतु इन क्षेत्रों में बाढ़ों की बारंबारता कम है, और जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश इस साइड जो है बाढ़ वह आते ही रहते हैं। 1976 से 78 ईस्वी के मध्य आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा बाढ़ों से सर्वाधिक प्रभावित हुए। 1993 में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में 423 व्यक्तियों तथा 20,000 पशुओं की मृत्यु जो है बाढ़ों से हुई। बाढ़ से लगभग जो है 27 लाख एकड़ भूमि की लहलहाती फसलें नष्ट हो गई। इस बाढ़ द्वारा तीनों राज्यों की 40 लाख से भी अधिक आबादी बुरी तरह प्रभावित हुई और 1996 की बाढ़ में हरियाणा में 4 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की फसल नष्ट हो गई थी। एक प्रकार से बाढ़ जो है उसका आपने इतिहास पढ़ लिया कि कब भारत में कहाँ पर कितना हानि बाढ़ ने पहुंचाया हुआ था। दूसरी आपदा है हमारी सूखा। लंबे समय तक अनावृष्टि या पानी न बरसने से सूखे का प्रकोप आ जाता है। सूखे से फसलें, पौधे व जलाशय सूख जाते हैं तथा अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। सीजी बेट्स का मत है कि सूखे की स्थिति उस समय उत्पन्न होती है जबकि वार्षिक वर्षा सामान्य वर्षा की 75% या उससे कम होती है तथा मासिक वर्षा सामान्य वर्षा की 60% या उससे कम होती है। अर्थात जी बेट्स जो हैं महोदय वह कहते हैं जो सामान्य वर्षा किसी भी स्थान की, किसी भी क्षेत्र की है, उससे जब 75% कम वर्षा वार्षिक होगी तो सूखा आ जाता
है। जेसी हायट के अनुसार वह क्या कहते हैं कि सूखे की दिशा उस समय उत्पन्न होती है जबकि वार्षिक वर्षा सामान्य वर्षा के 85% से कम होती है। अब एजे हेनरी महोदय क्या कहते हैं, वह कहते हैं कि सूखे की स्थिति उस समय उत्पन्न होती है जब 21 दिनों तक वर्षा सामान्य वर्षा की 30% या उससे कम होती है। यदि 21 दिनों तक प्राप्त होने वाली वर्षा सामान्य वर्षा 10% से कम होती है तो चरम सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आगे हम देखेंगे, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार उस दशा को सूखा कहते हैं जबकि किसी भी क्षेत्र में सामान्य वर्षा से वास्तविक 75% से कम होती है। सिंचाई आयोग की 1972 की एक रिपोर्ट के अनुसार देश के वे क्षेत्र जहां औसत वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम हो तथा कुल वार्षिक वर्षा जो है सामान्य से 75% तक परिवर्तन हो, सूखाग्रस्त क्षेत्र कहा जाएगा। भारत में सूखे से प्रभावित क्षेत्रों की बात करें तो सबसे पहला है राजस्थान, जो सूखे से प्रभावित क्षेत्र है। दूसरा है गुजरात, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा व तेलंगाना क्षेत्र। और तीसरा कौन सा है, पूर्वी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी कर्नाटक, महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र। चौथा है मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, बिहार, तटीय आंध्र प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा। ये सभी जगह जो है भारत की सूखे से जो है प्रभावित हैं। राजस्थान में 2-2.5 वर्ष के अंतराल पर भीषण सूखा पड़ता है। गुजरात, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, रायलसीमा तथा तेलंगाना क्षेत्र में औसतन 3 वर्षों बाद सूखा पड़ता रहता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी कर्नाटक व महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में 4 वर्षों के बाद सूखा पड़ता है। पश्चिमी बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, केरल तथा ओडिशा जो है वहाँ पर औसतन 5 वर्ष के अंतर पर सूखा पड़ता रहता है। सूखे के प्रभाव की बात करें तो सूखे का सर्वाधिक प्रभाव जीव जंतुओं और पौधों पर पड़ता है। दीर्घकालिक सूखे के कारण पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में पौधों एवं जंतुओं की कतिपय जातियां समाप्त हो जाती हैं क्योंकि वे कठोर सूखे को लंबे समय तक नहीं सहन कर पाती हैं। अगर लंबे समय तक सूखा हो जाए तो क्षेत्र की सभी जो पेड़ पौधे हैं वह सूख जाते हैं, एक प्रकार से खत्म ही हो जाते हैं। अनेक जीव दूसरे सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन या प्रवास कर जाते हैं। कुछ जानवर चारा या भोजन न मिलने के कारण भूख से मर जाते हैं। कृषि उत्पादन में कमी हो जाती है। कृषि उत्पादन में कमी का प्रभाव जो है अर्थव्यवस्था पर भी देखने को हमें मिलता है। अफ्रीका के सहेल क्षेत्र की बात करें तो उसमें मार्टिनिया, सेनेगल, चाड, नाइजर, रपर वोल्टा, नाइजीरिया, युगांडा, माली, यूथोपिया, सूडान तथा कीनिया, इन सभी जगहों में भीषण सूखे से हजारों पशु मरते रहते हैं। इस क्षेत्र में 1968 से 1975 ईस्वी में 7 वर्षों तक लगातार सूखा रहा है। इससे भूमिगत जल भंडार जो है वह समाप्त हो गया और भूखमरी व प्यास के कारण 50 लाख मवेशी दम तोड़ गए। अकेले यूथोपिया में भूख, कुपोषण एवं प्यास से जो है 50,000 व्यक्ति मृत्यु की भेंट चढ़ गए। वहाँ आज भी सूखे की स्थिति है। ऑस्ट्रेलिया में सूखा प्रायः जो पड़ता रहता है। यहाँ 1895 में 1900 से 1902 तक प्रचंड सूखा पड़ा। इससे यहाँ की भेड़ें जो हैं 50% कम हो गई। यहाँ जो है 1911, 1916, 1919, 1920, 65, 66, 67 तथा 1968 में जो है भयंकर सूखे पड़े थे। भारत की बात करें तो भारत में भीषण सूखे की घटनाएं कई बार घटित हुई हैं। भारतीय मानसून वर्षा अनियमित, अनिश्चित तथा भ्रामक है। यहाँ प्रतिवर्ष देश के किसी न किसी भाग में सूखा पड़ता ही रहता है। राजस्थान की रेतीली 6 लाख किलोमीटर भूमि पर जल की सदैव कमी बनी रहती है। 1987 में भारत में भयंकर सूखा पड़ा। ओडिशा के कालाहांडी या भारत के इथियोपिया क्षेत्र में सूखे की परिभाषा के अनुसार 1985, 86, 87 तथा 88 ईस्वी के वर्ष अनवरत भीषण सूखे से प्रभावित रहे। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में इंदौर 66%, उज्जैन 66%, शाजापुर 37%, देवास 30%, रतलाम 26% तथा मंदसौर जो है वह 22% जिलों के कुएं सूख गए। अब आपने तो ये जान लिया कि सूखा क्या होता है, कैसे पड़ता है और हमारे इतिहास में कब कहाँ पर सूखा भारत में पड़ा या कौन से क्षेत्र ऐसे हैं विश्व में जो बहुत सूखे से प्रभावित हैं।
ये सभी चीज़ें आप ऐतिहासिक रूप में भी पढ़ते चल रहे हैं, तो अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ भी ना समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम देखेंगे भारत के बिखरे क्षेत्रों के बारे में, अर्थात कुछ जो बिखरे छोटे मोटे क्षेत्र हैं जहाँ पर सूखा पड़ता है। बिहार प्रांत के पलामू में, पश्चिमी बंगाल के पुरुलिया में, तमिलनाडु के कोयम्बटूर तथा तिरुनेलवेली आदि जिलों में सूखा पड़ता रहता है। लास्ट हम देखेंगे भूकंप आपदा। दैवीय विपत्तियों में भूकंप के प्रभावों से कौन परिचित नहीं है। यह विश्व की सबसे बड़ी व भयानक प्राकृतिक विपदा है। भूकंप विवर्तनिक शक्तियों के परिणाम स्वरूप यह घटित होते हैं। इनकी तीव्रता तथा परिणाम का मापन जो है रिक्टर पैमाने पर किया जाता है। सामान्यतः 5.4 रिक्टर मापक तक के भूकंपों से अधिक हानि नहीं होती। 4.9 से 5.4 रिक्टर मापक के भूकंप में यातायात के वाहन जो है उलट जाते हैं। इन सभी आपने आपदाओं के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट चैप्टर आएगा प्राकृतिक आपदाओं से प्रबंधन के विषय में आप पढ़ेंगे, और वो आपका एक 13 नंबर चैप्टर होगा। इसको आप अच्छे से 12 तक पढ़ चुके हैं। अगर आपने पिछला कोई क्लास ना देखा हो तो आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट तो आपको मिल जाएगी। नोट्स टेलीग्राम चैनल से रिवीजन कर लीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, जिससे आप अच्छा पेपर दे सकें। अभी आपका पेपर बहुत दिन है, आप पूरा क्लासेस आपके कंप्लीट करा दिए जा रहे हैं, आप अच्छे से रिवीजन भी कर पाएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।